Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. स्टूडेंट्स हम 12th स्टैंडर्ड के सेकेंड चैप्टर को कर रहे हैं विच इज़ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स और ये इसका 13th पार्ट है. जो स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़े हैं ओके उनको मैं बता दूं कि इसके प्रीवियस पार्ट्स एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं. प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. स्टूडेंट्स मेरे लाइव वीडियोज़ भी हैं अभी, तो जो स्टूडेंट्स नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट कि लिंक शेयर कीजिए. प्लीज़ डू वॉच ओके हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू रिवाइज फॉर नीट. मैंने एक दो टॉपिक शुरू किए हुए हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक्स और आना बाकी हैं. जो स्टूडेंट्स क्लासेस के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस मेरे शुरू हो गए हैं फॉर 10 से लेकर 12 तक, ऑल बोर्ड्स फॉर बायोलॉजी. जो स्टूडेंट्स नीट अपियर कर रहे हैं, चाहे ये साल नेक्स्ट ईयर या कोई ड्रॉपर्स हैं, रिपीटर्स हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि आपको अपना स्कोर अगर 360 आउट ऑफ 360 लाना है, विद कॉन्फिडेंस स्कोर करना है, तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट मी. ओके लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स. अब ये जो सेक्शन है ना, हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अभी हम आ रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे. ओके अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को मैं छोटे छोटे हिस्सों में मल्टीपल वीडियोस करके कंप्लीट करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है. ओके थोड़ा टेक्निकल है, तो इसको बहुत ज़्यादा एक ही वीडियो में एक साथ कर देंगे तो इट विल बिकम टू मच. तो मैंने उसको ब्रेक किया हुआ है. तो जैसे आज हम क्लीवेज करेंगे ओके एंड देन द नेक्स्ट फेज वी विल डू, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो इस पूरे प्रोसेस को मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके छोटे वीडियोज़ बनाऊंगी. राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ क्लीवेज प्रोसेस. अभी हमें ऑलरेडी पता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ओके एक डिप्लॉयड जाइगोट बन चुका है. अब क्या होना चाहिए, अब इसका माइटोटिक डिवीजन होना चाहिए क्योंकि द बेबी नाउ हैज़ टू फॉर्म और एक सेल से हजारों लाखों सेल्स का बनना और उनका अलग अलग तरीके का काम करना अब स्टार्ट होगा. तो ये एक सेल से हजारों सेल का बनना एक माइटोटिक डिवीजन का प्रोसेस है. सो ये प्रोसेस है अर्ली माइटोटिक डिवीजन का. सबसे पहला माइटोटिक डिवीजन जब जाइगोट अंडरगो करता है तो एक हॉलो और मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर मिलता है. हॉलो मतलब अंदर से खोल, जैसे कोई बॉल हो राउंड लेकिन सेंटर में होल होता है ना बॉल के, हवा भरी हुई रहती है. वैसे ही सेल्स जो हैं ये डिवाइड करेंगे, मल्टी सेल्यूलर या बहुत सारे सेल्स का एक गुच्छा देंगे ओके जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट्यूला. बट ब्लास्ट्यूला का जो सेंटर है वो हॉलो होगा, उसमें गैप होगी. करेक्ट. अब यहाँ पर ओनली सेल्स की डिवीजन होगी लेकिन जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनका ग्रोथ नहीं होगा, वो एक साइज पे रिटेन रहेंगे. करेक्ट. अब जो सेल्स इस इनिशियल माइटोटिक डिवीजन या जिसको हम कहते हैं क्लीवेज ओके इस माइटोटिक डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं. तो जो सेल्स इनिशियल क्लीवेज से बने हैं इन सेल्स को हमने नाम दिया है ब्लास्टोमर्स या ब्लास्टोमेर्स. अब क्योंकि हमने क्या कहा था, फटाफट पहले ब्लास्टोमेर्स बनेंगे, लेकिन ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं या जो ब्लास्टोमेर्स हैं इनकी ग्रोथ नहीं होगी. तो बिकॉज क्लीवेज के बीच में ग्रोथ का कोई टाइम ही नहीं है, कोई फेज ही नहीं है, जो साइज होगी ब्लास्टोमेर की वो हर डिवीजन के बाद और छोटी 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 होती जाएगी क्योंकि एक छोटे से स्पेस में अचानक से बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं लेकिन उन सेल्स को हमने ग्रोथ करने का टाइम नहीं दिया. तो बहुत सारे ब्लास्टोमर्स, हर डिवीजन के बाद जो ब्लास्टोमर बनेगी वो पहले वाले से छोटी होगी, वो छोटी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी. हर सक्सेसिव क्लीवेज, एक के बाद एक जो क्लीवेजेस होते हैं उसके बाद साइज विल रिड्यूस, इसकी साइज हो जाएगी कम, है ना. और मेटाबॉलिक रेट हो जाएगी बहुत तेज, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती जाएगी, ब्लास्टोमेर की साइज कम होती जाएगी. ओके और आगे आने वाले जो डिविजन्स हैं वो पहले डिवीजन रेट से कहीं ज़्यादा तेज होंगे. जैसे फर्स्ट सेल को 2 सेल में डिवाइड होने के लिए मान लीजिए कि 10 सेकेंड लगे, नेक्स्ट 2 को और 2 देने में इट विल टेक ओनली 5 सेकेंड्स. जैसे टाइम भी जो है वो रिड्यूस होता जाएगा. ओके सो सब्सिक्वेंट क्लीवेजेस आर फास्टर. अब ये सब क्लीवेजेस के लिए, इतना फास्ट डिवीजन होने के लिए हमें क्या चाहिए, डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होना चाहिए. ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो है ये बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 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 रेट पे सब कुछ हो रहा है ना. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो हाई.
मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई है, मतलब वहाँ पे एटीपी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और इस एनर्जी कहाँ से आएगी? ग्लूकोज के या न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन से। और ब्रेकडाउन कैसे होगा? ऑक्सीजन के यूज से। सो ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है ये बढ़ जाएगी। ओके, अब क्लीवेज की प्रोसेस या माइटोसिस प्रोसेस कैसे होती है? ह्यूमन बींग्स में क्लीवेज को हम कहते हैं होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड होगा ऊपर से लेके नीचे तक। क्लीवेज के जो प्लेन्स हैं, या जैसे हम उसको काटते हैं, है ना, मान लीजिए आप केक काट रहे हैं, तो केक को हम ऊपर से नीचे काट सकते हैं, या लेफ्ट टू राइट काट सकते हैं, या आड़ा टेढ़ा काट सकते हैं। तो जैसे आपका नाइफ केक के थ्रू जा रहा है, उस नाइफ को आप मान लीजिए प्लेन ऑफ डिवीजन कैसे आप काट रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जो प्लेन्स ऑफ डिवीजन है जाइगोट को काटने का, ये या तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, या मेरिडियनल, या इक्वेटोरियल बिल्कुल सेंटर से काट दिया लेफ्ट टू राइट, या हॉरिजॉन्टली कहीं से भी ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट काट दिया। ओके, अब पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड होता है। क्लीवेज के प्लेन्स हो सकते हैं अलग अलग, जैसे आप एक राउंड सर्कल को ले लीजिए, उसको आप कैसे भी काट सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, मेरिडियोनल, इक्वेटोरियल, हॉरिजॉन्टल, किसी भी प्लेन में आप उसको काट सकते हैं। ओके, इस क्लीवेज को हम ऑल्सो कहते हैं रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। ओके, रेडियल सिमेट्री रेडियल है क्योंकि इट्स सर्कुलर। इनडिटर्मिनेट मतलब क्या? जब बहुत सारे ब्लास्टोमेर्स बन रहे हैं, डिवीजन होते हैं, दो, दो के चार, चार के 8, 16 एक्सेट्रा। अब पहले से ये सेल का जो तकदीर है, जो फेट है, ये डिसाइडेड नहीं होती है। मान लीजिए इसका क्या मतलब है, जैसे अभी इसमें से कौन सा सेल स्किन का सेल बनेगा, कौन सा सेल ब्रेन का सेल बनेगा, कौन सा सेल किडनी बनेगा, ये पहले से सेल ने तय किया हुआ नहीं है। ये बाद में जाके कुछ फैक्टर्स हैं। ओके, पहले एक अरेंजमेंट होगी, और फिर उस अरेंजमेंट हो जाने के बाद ये डिसाइड होगा कि कौन सा लेयर स्किन बनाएगा, कौन सा लेयर किडनी बनाएगा, कौन सा लेयर ब्रेन बनाएगा। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं कि फेट इज नॉट प्री डिटरमाइंड। फेट, ओके, मतलब ये क्या बनेगा ये पहले से डिटरमाइंड नहीं है, और इस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं रेडियल। ओके, तो क्लीवेज कैसे होती है ह्यूमन बींग्स में? क्लीवेज होती है होलोब्लास्टिक, क्लीवेज होती है लॉन्गिट्यूडनल, मेरिडियोनल, ओके, क्लीवेज होती है रेडियल, इनडिटर्मिनेट। ओके, ये सारे फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने जब आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस को, है ना। अब जब पहला क्लीवेज होता है, फर्स्ट जाइगोट बन गया, उसके बाद का जो पहला माइटोटिक डिवीजन या क्लीवेज होता है, ये मेरिडियोनल टाइप की क्लीवेज है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज है, और इसके एंड पे जाइगोट दो ब्लास्टोमेर्स में डिवाइड होगा। ये फर्टिलाइजेशन के करीब करीब 30 घंटे के बाद होती है। ओके, ये जो दो ब्लास्टोमर्स हैं, इसमें से एक होगा थोड़ा सा बड़ा, ओके, और दूसरा होगा थोड़ा सा स्लाइटली छोटा। हाँ, सेकेंड जो क्लीवेज होगी ये भी लॉन्गिट्यूडनल है ऊपर से लेके नीचे, लेकिन पहले क्लीवेज और सेकेंड क्लीवेज का जो प्लेन्स है, ये एक दूसरे को 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। मतलब मान लीजिए कि आप केक काट रहे हैं, आपने एक नाइफ लिया और उसको केक के अंदर एक एंगल पे काट के नाइफ वहीं पे छोड़ दी। अब उस नाइफ के ब्लेड को आपने सेकेंड नाइफ लिया, जब भी आप सेकेंड काटेंगे ना, तो पहले नाइफ को वो परपेंडिकुलर या 90 डिग्रीज एंगल पे होना चाहिए। समझ में आया? तो जैसे आपने क्वार्टर काटा है आउट ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो ये 90 डिग्रीज पे होगा। अब ये भी 30 घंटे के बाद होगा, बट 30 घंटे कभी? 30 घंटे फर्स्ट क्लीवेज के बाद। सो पहला क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद, सेकेंड क्लीवेज फर्स्ट क्लीवेज के 30 घंटे बाद, तीसरा क्लीवेज का प्लेन अचानक से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो पहले ऊपर से नीचे आ रहे थे हम काटते हुए, अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तीसरे क्लीवेज के बाद में जो एम्ब्रियो है, इसके टोटल सेल हो जाते हैं 8, है ना, तीसरा स्टेज है। तो 1 के 2, 2 के 4, और उसके बाद 4 के 8, ठीक है। अब ये जो क्लीवेजेस होते जा रहे हैं यंग एम्ब्रियोनिक सिस्टम में, है ना, ये धीरे 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 एम्ब्रियो को यूटेरस के तरफ धकेलता जा रहा है, क्योंकि सेल्स जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, करेक्ट। अब उनको खाने पीने की, न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ये सब की व्यवस्था, ये सब प्रोटेक्शन कहाँ पर हो सकता है सिस्टम में? ओनली यूट्रस में हो सकता है। चौथे दिन का अंत जब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद का चौथे दिन का एंड,
उस टाइम तक एम्ब्रियो जो है ये एक खोल बॉल से बिल्कुल सॉलिड बॉल हो जाता है, हैवी, ओके, अंदर पूरा भर जाता है स्पेस, सॉलिड नॉट हॉलो। और इसमें भी कितने सेल्स हैं, 16 से लेके 32 या 32 सेल तक, ठीक है। बाहर से ये एक मलबेरी जैसे दिखता है, मलबेरी मतलब एक छोटा सा फ्रूट होता है, जैसे लगता है जैसे रास्पबेरी है ना, मलबेरी, छोटे छोटे फ्रूट्स का गुच्छा, सो ये फ्रूट जैसे दिखता है। और इसीलिए इस स्टेज को हम कहते हैं मॉर्यूला स्टेज। मॉर्यूला मतलब ऐसा स्टेज जो मलबेरी फ्रूट जैसे दिखता है, ओके। मॉर्यूला में सेल्स होते हैं दो टाइप के, एक टाइप के सेल्स हैं छोटे, है ना, बहुत छोटे, और इनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है, क्लियर, जब भी देखेंगे तो ऐसे लगता है पानी भरा हुआ है। और ये मॉर्यूला या बॉल के बाहरी हिस्से में या बाहरी लेयर में रहते हैं। ये वन टाइप के सेल्स है। जो सेकेंड टाइप का सेल है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हेवियर सेल है, जो इतना क्लियर नहीं दिखेगा, साइटोप्लाज्म थोड़ा हैवी, थोड़ा डेंस दिखेगा, और ये अंदर के तरफ होंगे बॉल के, ठीक है। जो सेल्स हैं, है ना, इनकी अरेंजमेंट बड़ी ही कॉम्पैक्ट या बड़ी ही टाइट अरेंजमेंट होती है, ठीक है, टाइटली पैक्ड है, स्पेसेस नहीं है। टिल द फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला जोना पेल्यूसिडा रिटेन हो जाता है अराउंड द एम्ब्रियो, ओके। सो जोना पेल्यूसिडा अभी भी बरकरार है जब तक मॉर्यूला का फॉर्मेशन नहीं होता। एंड इसके वजह से, क्योंकि बाहर मेम्ब्रेन वहीं के वहीं है और अंदर सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, करेक्ट है, तो ओवरऑल साइज जाइगोट का और मॉर्यूला का बदलता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स मॉर्यूला में बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे सेल्स बिल्कुल पैक हो गए हैं एक ही ओरिजिनल लेयर के अंदर, ओके। अब यहाँ पे मूवमेंट भी चालू हो गई है, तो पहले जाइगोट एम्प्यूला पे था, अब वो रोल हो के पुश हो के यूट्रस के अंदर जा रहा है, याद है। तो अब ये कहाँ पहुंच गया है, ये पहुंच गया है इस्थमस पे, ओके। जिनको याद नहीं है प्लीज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दिमाग में लाइए, मॉर्यूला से इस्थमस तक, ओके सॉरी, एम्प्यूला से इस्थमस तक मॉर्यूला गोल गोल घूमते हुए आ चुका है, साथ में डिवीजन भी हो रही है, ओके। और चौथे दिन के एंड तक मॉर्यूला यूटेरस के अंदर चला जाता है। अब डायग्रामेटिक देखिए इसका, है ना, 12 से 15 घंटे फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट बनने के बाद, दो सेल्स है, दो ब्लास्टोमेर्स, ये पोलर बॉडी, ओके, ये टू सेल्ड स्टेज है, दो ही सेल है। अब ये फर्दर डिवाइड होगा, देखिए बाहर का मेम्ब्रेन यहीं पे इसी साइज पर है, ये बाहर का मेम्ब्रेन देखिए, तो ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो सेल्स बढ़ रहे हैं लेकिन बाहर का मेम्ब्रेन फिक्स्ड है, इसके कारण सेल की साइज छोटी होती जाती है। 24 से 30 आवर्स में 4 सेल स्टेज रीच होता है, फिर 8 सेल का स्टेज 8 सेल्स, और फिर मॉड्यूला जो 16 से लेके 32 सेल्स तक का गुच्छा है, करेक्ट है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं क्लीवेज प्रोसेस। और क्लीवेज प्रोसेस कहाँ पे स्टॉप होता है, जहाँ पे सेल्स 16 से लेके 32 तक पहुँच गए हैं, करेक्ट है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बाद का इमीडिएट क्लीवेज स्टेज हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ये वीडियोस मैं थोड़ा शॉर्ट बना रही हूँ, सो दैट आपको एक एक प्रोसेस एक एक वीडियो में मिल जाए और आप उसको 100% थरली स्टडी कर सके, ओके। सो स्टूडेंट्स वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव, प्लीज़ उसको बरकरार रखिए, ओके। सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिए। थैंक you very much for joining and being a part of my journey, and keep studying, students. Thank you.